बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का जनरल आसिम को पहली मर्तबा क्या अहम पैगाम दिया गया है, इसकी तफसील हम प्रोग्राम में आप अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल आसिम की इमरान खान के बड़े खिलाड़ी से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी बताएंगे। और फिर जनरल बाजवा इस वक्त कहां पर गायब हैं, इसके हवाले से भी कुछ खबर जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, आज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और पिछले 5 सालों में जो खान साहब का 3.5 साल का टाइम था और जिस किस्म से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें इशारे मिलते रहे, जो गुफ्तगू होती रही और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती रही, खास तौर पर जनरल बाजवा की तरफ से, आज उन्होंने उनका नाम लेकर ये कुछ इंकशाफात किए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि जिसे फैसले करने की कैपेबिलिटीज जिन लोगों में नहीं होती, वो इशारा दे रहे थे सियासत के हवाले से कि सियासत में आकर हमें बताया जाता था कि हमने किस किस्म के फैसले करने हैं। उनमें सलाहियत नहीं होती, लेकिन बताएंगे आपको जरूर। मुझे बाजवा साहब ने कहा कि बुजदार को हटा दो, ये ऐसे ही है जैसे मैं फौज को इंस्ट्रक्शंस दूं, और मेरी क्या हैसियत है कि मैं फौज को इंस्ट्रक्शंस देता। जो आदमी सिफर से पार्टी बनाकर आता है उसे सियासत का पता है कि सियासत किसे कहते हैं। होता क्या है कि इनको रिपोर्ट्स मिलती हैं, इनके पास सलाहियत नहीं होती कि इनको एनालाइज करें और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये फैसले जो हैं वो लेते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है, अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो खुदा ना खास्ता मुल्क जो है वो तबाह हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन के अंदर क्या उसका लायामल है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का जहां तक ताल्लुक है राय साहब, तो पीटीआई का सिर्फ टिकट चलेगा और पीटीआई के टिकट के ऊपर लोग जो है वो उम्मीदवारों को नहीं जानते, लेकिन पीटीआई का जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसे मुकम्मल सपोर्ट जो है पाकिस्तान की आवाम देगी। एतमाद का वोट जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार को ही मिलेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम नजरियाती लोगों को आगे लेकर आए। सियासत पाकिस्तान के अंदर एक कारोबार बन चुकी है, कमीशन लिया जाता है, लोग सियासत में पैसा बनाने के लिए आते हैं, सड़कें जब बनाई जाती हैं उनमें भी कमीशन जो है वो अपना रखा जाता है। यानी हर जगह पर कमीशन चलता है, लोग इसीलिए सियासत में आना पसंद करते हैं। फिर एक सवाल बहुत ही अहम है राय साहब, और ये सवाल थिंक टैंक्स के हवाले से किया गया है। हर सियासी जमात के पीछे उसका कायद बतौर थिंक टैंक काम करता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर खान साहब की हुकूमत जो पहली दफा आई तो पीछे वर्किंग होना बहुत ही जरूरी था। पहले से रिपोर्ट्स जाती हैं किस शोबे में कितनी पाकिस्तान ने तरक्की की और क्या अहदाफ होने चाहिए, किस तरह सिचुएशन को कंट्रोल करना है, प्रोग्रेस कैसी होगी, पूरे की पूरी रिपोर्ट्स जो है वो दे दी जाती है। खान साहब इसका जिक्र पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर थिंक टैंक्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, जो हमें ब्रीफ करेगा जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमें वर्किंग अपनी इख्तियार ऑलरेडी मिल जाए, पार्टी के वर्कर्स के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से। लिहाजा थिंक टैंक्स जो हैं इसके हवाले से भी हम सोच रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है और अगर ईमान आपका मजबूत हो तो फिर आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और आवाम जानती है कि ये पहली दफा होने जा रहा है कि पूरी की पूरी जो हमारी कौम, जो आवाम है, वो कौम बनने जा रही है। राय साहब, इंटरव्यू ये खान साहब का ये पहली दफा जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं। इससे पहले कभी वो बात इस तरह नहीं करते थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जरूर बात करते थे, लेकिन जनरल बाजवा का आज उन्होंने पहली दफा नाम लेकर ये कहा कि वो सियासत में मुदाखलत करते थे और हमें इंस्ट्रक्शंस देते थे कि हमने करना क्या है। देखें आशमी साहब, जनरल बाजवा ने उस्मान बुजदार को हटवाने की कोशिश की, एक मर्तबा नहीं 3-4 मर्तबा। इमरान खान साहब को कभी पीछे धकेल कर, कभी यूसुफ रजा गिलानी की जीत की सूरत में
जब हफीज शेख को शिकस्त हुई और इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा, और फिर जो भी पेचीदा सियासी मामला आया, हर उस सियासी मामले के दौरान यह जोर लगाया गया कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर हटा दें। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर दो सवालात हैं। क्या उस्मान बुज़दार के ऊपर करप्शन के कोई इल्जामात थे? क्या उस्मान बुज़दार कोई माली बेज़ाब्तगी में मुलव्विस थे? हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन का ना सिर्फ यह कि इल्जाम था, बल्कि उन पर फर्दे जुर्म भी आयद होने वाली थी, फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, वो गिरफ्तार होने वाले थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमजा शहबाज बन गए वजीर आला। क्या जनाब बाजवा ने हमजा शहबाज को हटाने के लिए शहबाज शरीफ को कोई पैगाम दिया था? शहबाज शरीफ को जाकर उन्होंने कहा कि आप भी करप्ट हैं, आपके ऊपर भी फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, आपके बरखुरदार, आपके साहबजादे के ऊपर भी फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, वो भी एक करप्ट शख्स है और आपकी पूरी फैमिली मफरूर है, पूरी फैमिली के मुतल्लिक अदालती फैसले आए हुए हैं, आपका एक बेटा लंदन में फरार हुआ हुआ है, तो आप हमजा शहबाज को मेहरबानी करें हटाएं। या मेहरबानी करने के अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय, चूंकि शहबाज शरीफ तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे, इमरान खान साहब ने तो कोई करप्शन नहीं की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करते रहे और यह कहते रहे कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। तो आपने हमजा शहबाज को हटाने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव क्यों नहीं डाला? और आपका क्या मफाद था कि आप उस्मान बुज़दार को हटाकर किसी और को चीफ मिनिस्टर लगाना चाहते थे? यानी क्या वजह थी कि उस्मान बुज़दार से? जाहिर है कि आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं हो सकती। उस्मान बुज़दार तो बड़े सादा से इंसान थे। सादा से इंसान से मुराद यह है कि उनकी किसी आर्मी चीफ से या किसी फौजी जनरल से या फौज से तो कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी, वो तो एक बेजरर से सियासी इंसान थे। तो फिर क्या वजह थी कि जब प्राइम मिनिस्टर यह कह रहा है कि वोट मेरे हैं, मैं वोट लेकर मुंतखब हुआ हूं, मेरा एतमाद हासिल है मेरे चीफ मिनिस्टर को, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? यानी मीडिया की जानिब से उस्मान बुज़दार के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए, वो मीडिया के लोगों का हक है कि किसी की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाएं। अब उसमें से बहुत सी तनकीद टारगेटेड भी होती है, जिसका मकसद तनकीद बराए तनकीद भी होता है, लेकिन कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत हो, किसी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत हो, तो मीडिया तो इस किस्म के कोई एतराज़ात उठा सकता है। लेकिन अगर एक आर्मी चीफ ये कहेंगे कि सिर्फ एक सूबे का आप वज़ीर आला तब्दील कर दें और जिस शख्सियत को मैं कह रहा हूं कि वज़ीर आला बनाएं, तो फिर तो सवालात उठेंगे। अच्छा, अब आ जाए गवर्नेंस की जानिब। अगर एक लम्हे के लिए यह फर्ज कर लिया जाए हाशमी साहब कि उस्मान बुज़दार को इसलिए हटाना चाहते थे कि उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस के इश्यूज थे, एक लम्हे के लिए मैं ये कह रहा हूं सिर्फ फर्ज कर लें, तो सिंध में क्या हो रहा था? मुराद अली शाह के ऊपर कितने करप्शन के इल्जामात थे? जीरो गवर्नेंस, सिंध में जीरो गवर्नेंस, और ऐसी लूट मार, ऐसी बेज़ाब्तगी कि खुद इनकी अपनी जो इत्तेहादी जमात थी, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात नून लीग, ये खुद कहते थे कि सिंध के अंदर जो लूट मार हुई है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो कभी आपने सुना यह मुतालबा कि मुराद अली शाह को हटा दिया जाए? सिंध की जो चीफ मिनिस्टरशिप है, कोई ऐसी आप गेम करें कि वो वहां से हटके चले एमकेएम के पास चली जाए, किसी और पार्टी के पास चली जाए। वहां पर तो कभी यह सवाल नहीं उठाया गया कि मुराद अली शाह को आप हटाएं। तो इसका मतलब यह है कि असल इशू गवर्नेंस नहीं थी, असल इशू कुछ और था। और दूसरी बात यह है कि हाशमी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी आर्मी चीफ उसको रिपोर्ट करता है, कोई भी डीजी आईएसआई किसी भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का उसके पास इस्तेकाक होता है, डीजी आईएसआई की तैनाती का इस्तेकाक होता है, लेकिन जैसे प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स होती हैं, ये प्राइमरीली समझा जाता है कि किसी भी आर्मी चीफ का अख्तियार है। तो अगर यहां पे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ये फैसले करना शुरू कर दें कि नहीं, हर सूरत में लाहौर का कोर कमांडर वो लगेगा जो हम कहेंगे, हर सूरत में प्रमोशन, पोस्टिंग्स जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक होंगी, यानी मैं डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ के अलावा जो दीगर पोस्टिंग्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूं,
तो फिर आप बताएं कि आर्मी का निजाम कोई चल सकता है? फिर तो आर्मी का निजाम नहीं चल सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अब इस जानिब इशारा किया है कि मेरे जो जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात हुए, उनमें एक इख्तलाफ की वजह यह थी कि वो उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे। लेकिन हाशमी साहब, यह बात यहां खत्म नहीं होती। यानी इख्तलाफ की सिर्फ यह वाहिद वजह नहीं थी। इख्तलाफ की दूसरी वजह यह थी कि इमरान खान साहब यह समझते थे, और पूरी दुनिया में यह समझा जाता है, जैसे इमरान खान साहब ने बताया भी, कि वो ये समझते थे कि जब तक जो आपका करप्ट माफिया है इसका एहतसाब नहीं होता, आपकी इकॉनमी आगे चल ही नहीं सकती। क्योंकि हाशमी साहब, ये करप्ट माफिया जब तक जेल में नहीं जाता तो इसने इस निजाम के अंदर अपने पंजे गाड़े हुए होते हैं। इसने स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पंजे गाड़े हुए होते हैं। इसने जो आपका एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का सिस्टम है उसके अंदर पंजे गाड़े होते हैं। इनकी शुगर मिल्स होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके बड़े बड़े सनतकारों, जागीरदारों, बड़े बड़े कारोबारी अफराद के साथ बराह रास्त ताल्लुक भी होते हैं, और खुद इनके अपने बिजनेस भी चल रहे होते हैं। तो हाशमी साहब, इनके लिए किसी भी इकॉनमी को कोलैप्स करना, जिस तरह से इन्होंने इस निजाम के अंदर अपने पंजे गाड़े हुए हैं, किसी भी वक्त आटे की मसनूई किल्लत पैदा करना, किसी भी वक्त चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करना, किसी भी वक्त अशियाए खोरो-नोश की किल्लत पैदा करना, इनके लिए कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि ये एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब चाहते थे कि मिलिट्री भी उनका साथ दे इस माफिया के खात्मे के लिए, क्योंकि मिलिट्री के पास शरीफ खानदान की करप्शन की फाइल्स मौजूद थी। बार बार ब्रीफिंग्स में यह बताया भी गया कि वो फाइल्स मौजूद हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जो ब्रीफिंग दी गई, यह बताया गया कि शरीफ खानदान कितना करप्ट खानदान है, और इनकी करप्शन के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। तो हाशमी साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो यह थी कि ये एक ही मर्तबा ये जो पूरा माफिया पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लेता है, ब्लैकमेल करता है, अशियाए खोरो-नोश की कीमतें बढ़वा देता है, इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि कोलैप्स करके एक तरह से यरगमाल बना दिया जाता है आपके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको। तो खान साहब चाहते थे कि यह एहतसाब का अमल आगे बढ़े, लेकिन खान साहब कहते हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था। अब मुझे बताएं कि किस तरह से नैब जो है वो ताकतवर हल्कों के या जनरल बाजवा के कंट्रोल में जा सकता था? क्या नैब को जनरल बाजवा को कंट्रोल करना चाहिए था? क्या यह उनका हक था कि वो नैब को कंट्रोल करते, और जो केसेस करप्शन के इमरान खान साहब आगे बढ़ाना चाहते थे, जिनके ऊपर अदालतें फैसले दे रही थी, और ऐसे केसेस हाशमी साहब जहां पर शहबाज शरीफ से जब सवालात होते थे उनकी करप्शन के मुतल्लिक, तो वो जवाब ये नहीं देते थे कि जो उनसे सवालात हुए उनके असासों के मुतल्लिक कि उसका कोई जवाब दे दें, बल्कि वो इस किस्म के लतीफे वहां पे घड़ते थे कि इस वक्त मसला फलस्तीन की जानिब मेरी तवज्जो है, तो मेरी तवज्जो ना हटाई जाए। कभी कहते थे सलमान शहबाज से पूछें, कभी कहते थे मेरे वालिद मरहूम से पूछें। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास अपने डिफेंस में कुछ नहीं था। लेकिन हाशमी साहब, ये लतीफे घड़ते घड़ते शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो किस तरह से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने? ये कौम कोई भेड़ बकरियों की तरह आपने उनको समझा हुआ है, लोगों में शऊर है। किस तरीके से ये सारी डील हुई, किस तरीके से शहबाज शरीफ को दोबारा से लाकर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दिया गया। तो हाशमी साहब, इसी वजह से फिर जनरल बाजवा के दौर में बहुत से सवालात उठे और बड़े तल्ख किस्म के सवालात किए गए। कुछ सवालात ऐसे थे जो उस वक्त लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस किस्म का माहौल बनाया गया था। और अब जनरल बाजवा की रुखसती के बाद वो तमाम राज एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो दूसरा इख्तिलाफ था इमरान खान साहब का, जो आर्मी की लीडरशिप के साथ हुआ, वो इस मामले पर हुआ। तीसरा हाशमी साहब, एक जो आपकी मिथ थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। ये जो एक तासुर बनाया गया था कि हम इमरान खान साहब को लेके आए, असल में तो ये बिलावल भुट्टो ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने यह तासुर बनाने की कोशिश की थी कि खान साहब सिलेक्टेड हैं। अब जब यह तासुर बना तो जनरल बाजवा के एस्टैब्लिशमेंट ने यह सोचा कि चले हम इमरान खान साहब पर एहसान चढ़ाएं। एक तकरीब में भी वो ये कहते हुए पाए गए जब वो आर्मी चीफ थे कि देखें, हमने इमरान खान साहब को वोट दिलवाए या इमरान खान साहब की हुकूमत को बरकरार रखने में उनकी बड़ी मदद की, जैसे कि इमरान खान साहब आज खुद वोट नहीं ले सकते थे। तो अगर इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे, अगर इमरान खान साहब को आपने सिलेक्ट करवाया था, तो अभी
अभी जब इमरान खान साहब आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, यानी जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, तो फिर कैसे इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इतना मकबूल हो गया? यानी अगर आपने वोट डलवाए थे, इमरान खान साहब मकबूल नहीं थे, तो फिर कैसे हो गया कि इमरान खान साहब 2 ज़िमनी इलेक्शन 3/4 अक्सरियत से जीत गए? कैसे हो गया कि आपके खिलाफ जो कैंपेन चलाई इमरान खान साहब ने, यानी जनरल बाजवा के खिलाफ जो कैंपेन चलाई, लोगों ने उसको बाय कर लिया? तो इसका मतलब यह है कि 2018 के इंतखाबात में भी इमरान खान साहब को वोट मिले थे। इमरान खान साहब तो यहां तक कहते हैं कि उनकी कुछ नशिस्तों से उनको इसलिए महरूम कर दिया गया ताकि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो, एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो, उनको अपने इत्तेहादियों के साथ भी समझौते करने पड़े और जो कंट्रोल है ये कहीं और रहे। तो ये असल में इमरान खान साहब जब कहते हैं कि अगर आपके पास सारी जिम्मेदारी दे दी जाए कि जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो फिर अख्तियार भी आपके पास होना चाहिए। यह नहीं कि इकॉनमी की जिम्मेदारी आपके पास है, अख्तियार जो है वो ताकतवर हल्कों के पास है। इमरान खान साहब से पूछा जाए कि आप इकॉनमी को आगे लेकर गए या नहीं लेके गए, दूसरी जानिब करप्ट लोगों को सजा दिलाने या ना दिलाने का जो अख्तियार है वो ताकतवर हल्कों के पास हो, यह हो ही नहीं सकता। हाशमी साहब, ये जो एक कुदरत का असूल है, दुनिया का असूल है, कायनात का असूल है कि आपकी इकॉनमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती कि जब तक आप करप्शन खत्म ना करें। आप एक घर को ले लें, एक मोहल्ले को ले लें, एक फैक्ट्री को ले लें, एक आप सनत को ले लें। अगर उस सनत में, उस कारोबार में हर रोज आप इमेजिन करें कि अगर 70 करोड़ की करप्शन हो रही है और वो कारोबार 50 करोड़ पे, 70 करोड़ रुपए की करप्शन हो रही है, 80 करोड़ कमा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपका 90% हिस्सा तो करप्शन में चला जाता है, तो वो कारोबार कैसे आगे बढ़ सकता है? तो जब यहां पर इतनी मैसिव करप्शन हो रही थी और फिर यह भी पता हो कि इस करप्शन को करने के बाद हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम दोबारा से डील करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि यह बाकियों के लिए भी इंकरेजमेंट होती है। बाकियों को भी हौसला मिलता है कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारे, ना आपको चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे, ना आपको आर्मी चीफ पूछेंगे, उल्टा आपके सामने झुककर एक सबमिसिव रोल प्ले करते हुए दोबारा से डील करके आपको इक्तदार में लाया जाएगा। तो ये 2-3 नुकात हैं जो इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा भाई साहब, आज खान साहब ने मुबारकबाद भी दी है और मुबारकबाद के साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को आईनी जिम्मेदारी के हवाले से एहसास भी दिलाया है। अच्छा, अपने जो ट्विटर पैगाम में खान साहब ये कहते हैं कि रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। उम्मीद है नई लीडरशिप मौजूदा सूरत हाल में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद की बहाली का किरदार अदा करेगी, जो अदम एतमाद पिछले 8 माह से कौम और रियासत के दरमियान पैदा हुआ। फिर उन्होंने कायद-ए-आज़म की एक तकरीर का इक़्तिबास भी शामिल किया और जिसके मुताबिक वही कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि पॉलिसी मामला तय करना सिविलियन का काम है, ये फौज की जिम्मेदारी है कि आप वही काम करें जो आपके सुपुर्द किया गया है। ये हो गया खान साहब की तरफ से पैगाम जनरल आसिम मुनीर के लिए। ट्वीट के जरिए मुबारकबाद भी उन्होंने दी। राजा साहब, ये पैगाम तो दे दिया, लेकिन मरियम नवाज भी मैदान में आई हैं और मरियम नवाज ने इस ट्वीट का रिप्लाई किया और जवाब दिया और वो ये कहती हैं कि आपकी याददाश्त 2018 में कहां गई थी जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़े बनाया और इनके मुस्तकबिल को तबाह किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कायद-ए-आज़म का ये फरमान उस वक्त याद नहीं आया, आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। आपकी याददाश्त महदूद है, लेकिन लोगों की याददाश्त महदूद नहीं है। राय साहब, जो इंटरेस्टिंग बात है ना, मरियम सफदर साहिबा ने ये जो ट्वीट है ना वो अंग्रेजी में किया है। क्योंकि खान साहब ने ट्वीट अंग्रेजी में किया था तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी से दिया जाए और भरपूर तरीके से वो तनकीद करती हुई नजर आई और फिर उन्होंने एक उर्दू वर्जन भी उसका जो है वो जारी किया है। अब तनकीद राय साहब ये ठीक है
क्योंकि खान साहब अगर किसी को आइन और कानून की बात याद करवाते हैं तो इसमें क्या गलत है। और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए हैं, खुद नहीं गए, डील करके गए थे, और डील के किरदार भी ना एक एक करके सामने आ रहे हैं। और जिन हालात में गए पाकिस्तान की कौम कभी नहीं भूलेगी। किसी ताकतवर की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते थे, और फिर किसी ताकतवर की मर्जी के बगैर वो लंदन में रह भी नहीं सकते थे, और फिर किसी ताकतवर की मर्जी के बगैर काबीना लंदन जाती है, मुल्क का वज़ीर आज़म जाकर फैसले वहां से करवाता है। पाकिस्तान की राजा साहब अदालतें खामोश, कानून अंधा, किसी को नजर नहीं आ रहा, अदालतें ऐसे गायब हो गई, लापता हो गई कि कोई बुलाकर शहबाज शरीफ को पूछता भी नहीं है कि तुम्हारा भाई जो था वो दवाई लेने गया था, कहां रह गया। यानी यहां पर कानून सिर्फ गरीब के लिए है। अगर कोई साइकिल चोर मिल जाएगा ना राजा साहब पाकिस्तान में, आप उसे खंबे के साथ बांधकर मार देते हैं, ये हो सकता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन कोई अगर अमीर पकड़ा जाएगा उसे इज्जत के साथ जहाज में बिठाकर रवाना कर दिया जाता है। देखिए आशफी साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी मरियम की बात कर रहे हैं? आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं? मैं जी नवाज शरीफ की बेटी मरियम की बात कर रहा हूं कि शायद आर्मी के अंदर आर्मी चीफ से भी कोई ऊपर ओहदा है, वहां पर शायद कोई मरियम नामी खातून आई हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के उस सवाल का जवाब दिया है या उस पैगाम का जवाब दिया है जो कि उन्होंने फौजी क़यादत के लिए भेजा था। यानी इमरान खान साहब का पैगाम था नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया नए ज्वाइंट चीफ को, लेकिन इसका जवाब कौन दे रहा है? मरियम नवाज। तो मरियम नवाज किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब के इस पैगाम का जवाब दे रही हैं? यानी वो क्या समझती हैं कि वो DGISPR हैं, स्पोक्स पर्सन है आर्मी की, या क्या उनके पास इस वक्त कैपेसिटी है कि इमरान खान साहब को टैग कर करके वो या उनके जो ट्वीट्स हैं उनको कोट करके रीट्वीट करती रहती हैं? दूसरा, अश्विन साहब, जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, ये पैगाम क्यों बहुत अहम है और इमरान खान साहब के इस पैगाम को क्यों बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए? आप देखें कि इमरान खान साहब पंजाब के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान हैं, KP के हुक्मरान हैं। KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। KP हमारी फौज के लिए, फौजी क़यादत के लिए बहुत हसास इलाका है। KP के अंदर आपका साबिक फाटा जम हुआ है, और साबिक फाटा का इलाका हमारी रियासत के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी फौजी क़यादत के लिए कितना सेंसिटिव रहा ये हम सबको पता है। इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हैं। आज़ाद कश्मीर हमारी फौज के लिए, हमारी रियासत के लिए कितना हसास इलाका है ये भी हमारी फौज भी जानती है, अवाम भी जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं। इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के भी हुक्मरान हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और गिलगित बल्तिस्तान भी भारत की वजह से कितना हसास है हमारी फौज के लिए, हमारी रियासत के लिए, यह भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसके बाद फिर कराची के इलाकों का मैंडेट, और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के हर शहर में कितने कितने बड़े जलसे किए। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स मिलिट्री क़यादत को पैगाम दे रहा था जो कि ना सिर्फ ये कि अवाम की सतह पर पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर है, बल्कि जो पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है वो एक शख्स इस पार्लिमानी निज़ाम में 85% अक्सरियत रखता है। 2 सूबों में बराह रास्त उसकी हुकूमत है, जिनमें से पंजाब और KP। फिर जो हसास आपके 2 इलाके जैसे मैंने कहा AJK और गिलगित बल्तिस्तान, तो यहां इतने सूबों का, इतने इलाकों का हुक्मरान अगर अपने आर्मी चीफ से मुखातिब हो रहा है, उनको कोई पैगाम दे रहा है, तो इसकी बड़ी अहमियत है। मरियम नवाज की कोई अहमियत नहीं है, मरियम नवाज की ट्वीट की कोई अहमियत नहीं है। मरियम नवाज 4 में से लाहौर अपने घर में से, जिसको वो नाम निहाद अपना घर कहती थी, 4 में से 3 नशिस्तें हार गई। इसके बावजूद कि उनकी अपनी जाली हुकूमत हमजा शहबाज ने वहां पर बदतरीन धांधली करवाई, तो मरियम नवाज जो कि अदालती फैसलों के नतीजे में नाअहल भी थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किया, उनके ट्वीट की या फौजी क़यादत को कोई पैगाम देने की या DGISPR बन के कोई बयान जारी करने की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान साहब के बयान की अहमियत है।
अच्छा, इमरान खान साहब ने कोई यहां पर नई फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मरियम नवाज ने तो तीली लगाने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने तो पिछली एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया और यह कहा कि पिछले 8 माह में जिस किस्म के हालात पैदा हुए, जिससे अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट से बड़े तल्ख किस्म के सवालात पूछे, और खुद DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि मार्च से ऑनवर्ड हम पर बड़ा प्रेशर था। इसका मतलब यह है कि यह बात GHQ में भी रियलाइज की गई कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अवाम सवालात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो यह कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो नई फौजी क़यादत है, ये जो एक खलीज का तासुर बना है, इस तासुर को खत्म करने के लिए अपनी सलाहियतें बुरुए कार लाएगी और इसके लिए काम करेगी। तो इसमें क्या हर्ज है जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है? इसमें क्या हर्ज है? ये तो हर पाकिस्तानी का पैगाम है। आपको लगता है राय साहब, आपको लगता है, बिल्कुल आपको लगता है कि एक खौफ छाया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में? एक खौफ ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा करीब ना हो जाए और मरियम पीछे रह जाएं, और जिस इशारे का इंतजार लंदन में बैठकर नवाज शरीफ और उनका खानदान कर रहा है, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, वो इशारा कभी आए ना और वो कहीं लंदन में ही अपनी सियासत को जो है वो जिंदा करने की कोशिशों में लगे रहें। तो एक खौफ की अलामत बन गया ये ट्वीट, और खौफ लग रहा है आपको नून लीग में कि क्यों इशारा नहीं आ रहा, और क्यों जो है ये खान साहब, जिसके आपने भी कहा कि ज्यादा फ्रैंक होने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, और वो तो हालांकि अपनी आईनी जो जिम्मेदारियां हैं और जो 8 माह का जो हालात थे मुल्क के अंदर, उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं। आशमी साहब, जिस कदर इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल हैं, तो इतने मकबूल लीडर्स को एस्टैब्लिशमेंट के करीब होने या एस्टैब्लिशमेंट के सहारे की जरूरत नहीं होती। आप देख लें कि जो 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए नहीं है, उसमें यह तासुर था कि जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट दूसरी जानिब खड़ी है। ये इलेक्शन कमीशन आपका इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहा था, और यह भी नहीं कि कोई ढके छुपे काम कर रहा था, खुलकर सामने आ गया था। पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रही थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब दोनों ज़िमनी इलेक्शन जीत गए। लोगों में खौफो हरास फैलाया गया, साफियों को बरहना किया गया, सेनेटर आजम सवाती को उठाकर बरहना किया गया। जो आपके सोशल मीडिया वर्कर्स थे या सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करने वाले आम लोग, उनको भी उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के जलसे बड़े से बड़े होते गए और इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में उनकी कामयाबियां बढ़ती चली गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब को पता है कि उन्हें इस वक्त बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट से वो मदद मांगे या उसकी सपोर्ट हासिल करें। इमरान खान साहब तो सिर्फ एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। और वो ये क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि ये 30 साल से जो करप्ट टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, ये कोई इलेक्शन के जरिए दोबारा हुकूमत में नहीं आया। ये तो एक डील के तहत जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत में आए और अभी भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। इमरान खान साहब सबसे बड़ी पार्टी है अभी भी तहरीक इंसाफ, और अगर उसको काफ लीग को मिला दें तो ये अभी भी सबसे बड़ा इत्तेहाद है। अगर आप बीच में से जो लोटे जबरदस्ती बनाए गए उनको निकाल दें और अगर आप एक पार्टी को कंसीडर करें तो इमरान खान साहब सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। तो हाशमी साहब, अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले इलेक्शन की राह इसलिए हमवार की जाए कि एक तो चलें मिस कैलकुलेशन थी या कोई डील थी या कोई भी वजह थी, इस टोले को मुसल्लत कर दिया गया। अब यह टोला परफॉर्म भी नहीं कर सका, आपकी इकॉनमी को भी इस टोले ने कोलैप्स कर दिया, आवाम की जेबों पर डाका मारा, महंगाई का कहर नाजिल किया। उसके बावजूद आप देखें कि इकॉनमी जो है वो सिंक कर रही है और इंटरनेशनल जो आपके मॉनिटरी इदारे हैं, आलमी मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकती है। तो इसलिए खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क को बचाएं, इंतशार भी मुल्क में ना फैलने दें, इसी तरह इकॉनमी को भी बचाएं और अगला इलेक्शन होना चाहिए। खान साहब ये नहीं कह रहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, खान साहब कहते हैं कि अगला इलेक्शन हो। अब खौफ असल में यह है मरियम नवाज एंड कंपनी को कि अगला इलेक्शन हो जाएगा तो इससे पहले तमाम रियासती इदारे हमारे साथ खड़े हुए थे, हमने धांधली भी कर ली, उसके बावजूद हम 3/4 अक्सरियत से खान साहब के मुकाबले में हार गए।
तो ये इलेक्शन होगा तो फिर हम खान साहब का मुकाबला कैसे करेंगे? असल खौफ ये है, और इस खौफ की वजह से फिर अब वो लंदन में बैठ के ये ट्वीट्स की हद तक महदूद हो गई हैं और इस किस्म के ट्वीट्स करवा भी रही हैं और अपने सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का तासुर भी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, अपने मीडिया के जरिए और नून लीग के करीबी सहाफियों के जरिए भी, कि जैसे इमरान खान साहब की कोई नई फौजी क़यादत के साथ ये कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इमरान खान साहब उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की जानिब से जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक कोई मनफी बयान नहीं आया, इमरान खान साहब की जानिब से कोई मनफी बयान नहीं आया, क्योंकि मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमरान खान साहब को यह पता है, इमरान खान साहब के लिए यह इलेक्शन हासिल करना कोई मुश्किल नहीं था। इमरान खान साहब जब रावलपिंडी में उन्होंने तारीखी जलसा किया, खान साहब अगर उस अवाम का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ देते तो दुनिया की कोई ताकत हाशमी साहब रेड जोन में इमरान खान साहब और उन वर्कर्स को जाने से नहीं रोक सकती थी। कोई फौज, कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी इदारा अपने अवाम के सामने नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि ये मेरा मुल्क है, उनके स्टेक्स यहां पे हैं, फौज के स्टेक्स यहां पे हैं, फौजी जवानों के स्टेक्स यहां पे हैं, इसलिए इमरान खान साहब उस नहज पर नहीं गए। और जाहिर है कि खान साहब कभी भी नहीं जाना चाहते कि जहां हमारे इदारों को नुकसान हो, हमारे मुल्क को नुकसान हो। इसी वजह से वो बार बार कहते हैं कि ये फौज मेरी है, फौज के जवान भी मेरे हैं, फौज के सिपा सालार भी मेरे हैं, फौज के ऑफिसर भी मेरे हैं और ये फौज मेरे मुल्क की सलामती की जामिन है। लेकिन मरियम नवाज एंड कंपनी की पूरी कोशिश है, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है, कि किसी तरीके से हम ये तासुर बनाएं। जी राज साहब, आज हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से। मुलाकात की नौयत क्या थी? और इससे पहले शहबाज शरीफ से भी वो मिलकर आए, आपने देखा होगा, बल्कि इसे रिपोर्ट भी किया होगा, और ये दूसरा मौका है, यानी पहले इससे जब वो आर्मी चीफ बने और फिर अब दोबारा जो है उनकी मुलाकात ये हुई है शहर इक़्तिदार में, ऐवान सदर में। देखिए आशफी साहब, सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं और सदर आरिफ अलवी से जनरल आसिम मुनीर की ये दूसरी मुलाकात थी। यानी ये तो रवायत रही है कि जब किसी आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया जाता है तो फिर उनकी सदर से मुलाकात होती है, लेकिन अब ये दूसरी मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी से, और जाहिर है कि इसकी एक बड़ी अहमियत है। अहमियत क्यों है कि आम तौर पर होता यह है कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत हो, सदर भी उसी पार्टी का होता है। जैसे इससे पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो नून लीग के ही सदर थे, लेकिन इस मरतबा वफाक में ये 27 किलोमीटर के जो हुक्मरान है जाली, जो कि कौमी असम्बली में भी इनकी अक्सरियत नहीं है, इस वजह से ये 27 किलोमीटर का भी जाली मैंडेट है। लेकिन सदर तो जाहिर है कि पीटीआई के हैं और वो फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो इस पूरी सूरत हाल को बड़ा पॉजिटिव वे में देखने की जरूरत है कि जनरल आसिम मुनीर की सदर आरिफ अलवी से, जो कि सदर तो है लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बड़े करीबी खिलाड़ी भी हैं, इमरान खान साहब से मशावरत करने के लिए लाहौर भी गए थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई। और इसमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उनको और इमरान खान साहब को मुल्क में इंतशार कम करने के लिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और जिस किस्म के पेचीदा सवालात उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे थे, उस पूरी सूरत हाल को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के राब्ते करवाए थे, ताकि ये इंतशार की कैफियत खत्म हो। और फिर जनरल बाजवा की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई थी। तो अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो फिर ये एक बड़ी खबर लगती है। लेकिन हाशमी साहब, दूसरी जानिब आप ये देखें कि जनरल बाजवा कहाँ है, यानी एक दिन पहले तक आप देखें कि कैसा मकाफाते अमल है, किस तरह से ये जो एक मफहूम भी है कि दिन जो हैं वो लोगों के दरमियान फेरे जाते हैं, यानी कभी आपके ऊपर अच्छे दिन आते हैं, कभी आपके ऊपर बुरे दिन आते हैं। लेकिन आप देखें कि जनरल बाजवा, जिनके मुतल्लिक हर रोज हेडलाइंस बनती थी, जिनके मुतल्लिक हर रोज अखबारात में सुर्खियां लगती थी, जिनके मुतल्लिक हर रोज आज से 8-10 माह पहले सोशल मीडिया पर डिस्कशन होती थी, अब टीवी चैनल से, अखबारात से मुकम्मल तौर पर वो गायब हो चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका तस्करा है, लेकिन तमाम मनफी हवालों से। यानी आज भी मैं देख रहा था कि ट्विटर पर जो ट्रेंड शुरू किए गए
वो तमाम के तमाम ट्रेंड्स ऐसे थे जिन पर जनरल बाजवा पर तनकीद की गई। उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उनके 8 महीने आखिरी खास तौर पर जो थे, इसमें इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई उनका अहाता किया गया। और 3-4 टॉप ट्रेंड आज भी जनरल बाजवा के खिलाफ चलते रहे, लेकिन जनरल बाजवा के अपनी एक्टिविटी के मुतालिक किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं आई। यानी ऐसा लगता है कि कहीं बिल्कुल खामोशी में, गुमनामी में, रोपोशी की हालत में वो कहीं मौजूद हैं और सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने